सो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने सीखा था कि सेंटर ऑफ मास अगर मुझे अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा m1x1 प्लस m2x2 ओवर m1 प्लस m2। और सेम वे में अगर मुझे अबाउट y एक्सिस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा m1y1 प्लस m2y2 ओवर m1 प्लस m2। अब इससे आगे की कहानी क्या है बच्चों, इसके आगे की कहानी मैं आपको करवाता हूं अभी। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं बच्चों कि देयर आर टू पार्टिकल्स लाइक दिस इज m1, दिस इज m2, इन दोनों के बीच की सेपरेशन फिक्स है, मान लेते डी सेपरेशन है, लेट अस टेक की सेपरेशन डी है। अगर मैं आपको ये बोलूं इफ m1 गेट शिफ्टेड by some distance x on left side, what should be shifting of m2 such that center of mass of system remain same। ठीक है, अभी ये मैंने लैंग्वेज में लिखा है, इसको अगर मैं आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में सीधा सीधा बताऊं, देखो बच्चों अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि हमारे पास एक 10 kg की बॉडी है और एक 5 kg की बॉडी है, अगर मैं 10 kg को लेफ्ट साइड पे 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दूं और मैं अभी बोल रहा हूं कि जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो यहां से 2 सेंटीमीटर दूर है, या मैं आपको बोलता हूं सेंटर ऑफ मास मुझे पता ही नहीं, चलो छोड़ो, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है किसी x दूरी पर, अगर ये बॉडी 2 सेंटीमीटर इधर खिसकेगी तो डेफिनेट सी बात है सेंटर ऑफ मास भी अपनी लोकेशन से चेंज होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इसको 2 सेंटीमीटर अगर इधर खिसका रहा हूं तो 5 kg को कितना खिसकना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर है जहां पर है। तो इसको मैं एक स्पेशल केस बनाएंगे कि कंडीशन ऑफ नॉट शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं आपको बोलूं कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या, तो मुझे बोल दोगे कि भाई m1x1 प्लस m2x2 ओवर m1 प्लस m2। अगर मैं इसको स्मॉल डिस्टेंस की टर्म में लिखूं तो ऐसे लिख देता हूं dx cm, स्मॉल चेंज इन सेंटर ऑफ मास, m1 dx1 प्लस m2 dx2 ओवर m1 प्लस m2। अब यहां पर मैं एक चीज ले रहा हूं कि जो dx cm है वो 0 है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी ना खिंच के, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यानी कि dx1 क्या हो जाएगा 0, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन इन सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करा दूं तो सामने सिर्फ ये बचता है m1 dx1 प्लस m2 dx2। dx1 का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको m1 मान लूं और इसको मैं m2 मान लूं, मुझे पता है कि dx कितना है, मतलब dx1 कितना है 2 सेंटीमीटर, और मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, मुझे dx2 निकालना है। जब मैं dxcm को 0 पुट कर रहा हूं यहां पर तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर 0 ही तो हो जाएगा। इसी का रिलेशन बनता है बच्चों क्या, m1 dx1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 dx2। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू को डाल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल m1 कितना है 10 kg, 10 kg किधर खिसका है लेफ्ट साइड पर, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को मैं हमेशा क्या लूंगा नेगेटिव अलोंग माइनस आई कैप। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 10 इंटू माइनस 2, इट शुड बी इक्वल टू माइनस सेकेंड बॉडी कौन सी है 5 इंटू में dx2। यहां से मुझे पता लगा कि वैल्यू क्या आ रही है -20 इक्वल्स टू -5 dx2। तो यानी कि dx2 कितना आ रहा है बच्चों 4 सेंटीमीटर। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था और ये बॉडी अगर 2 सेंटीमीटर इधर खिसक गई तो इसको कम से कम 4 सेंटीमीटर इधर खिसकना पड़ेगा, तब जाकर सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं यहां पर ये बोलता इसी क्वेश्चन में कि अगर ये 2 सेंटीमीटर इधर खिसक गया, ऐसा मैं
कितना इसको इधर खिसकाऊं कि सेंटर ऑफ मास भी 1 सेंटीमीटर राइट साइड में खिसक जाए। मैं क्वेश्चन क्या बना रहा हूं, व्हाट शुड बी डिस्प्लेसमेंट इन M2 such that center of mass shifted towards right। कितना खिसकाना है, मान लो बाय 1 सेंटीमीटर खिसकाना है। तो अब इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो। मैं चाह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास राइट साइड पे 1 सेंटीमीटर खिसक जाए, तो मैं dxcm को लिख दूंगा यहां पर क्या, +1। जब मैं चाह रहा था नहीं खिसके तो मैं इसको लिख रहा था 0। अगर मैं लिखता कि लेफ्ट साइड पर 1 सेंटीमीटर खिसक जाए तो मैं लिखता -1। राइट साइड के लिए +1 ना खिसके 0, लेफ्ट साइड के लिए -1। तो मैंने बोला है कि राइट साइड पे 1 सेंटीमीटर खिसक जाए तो ठीक है, +1 आ जाएगा यहां पर, तो 1 लिख देता हूं यहां पर, इक्वल्स टू M1 कितना है यहां पर बेटा 10। ये कितना खिसक रहा है इधर 2 सेंटीमीटर, तो इन 2 में -2 लगा दूं यहां पर ऐसे, प्लस M2 कितना है 5। इसको कितना खिसकना है, इसको dx2 खिसकना है, ये तो निकालना है मुझे। अब इसको क्या है कि 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होना चाहिए, तो इसको कितना खिसकना है। अब थोड़ा सा मैनर चेंज हो गया क्वेश्चन की। डिवाइड बाय टोटल मास कितना है सिस्टम का 15। इससे क्या बना ये बेटा 15 इक्वल्स टू -20 प्लस 5 dx2। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 35 इक्वल्स टू 5 dx2। ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 35। दिस इज 5 dx2। तो dx2 कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से, dx2 आएगा इस बार 7। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि 1 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास इधर खिसके तो इसको कितना दूर जाना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर। आंसर पॉजिटिव यानी कि राइट साइड में खिसकना पड़ेगा। दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के करना है इस बार। व्हाट शुड बी शिफ्टिंग इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इफ M1 shifted towards left by 4 centimeter and M2 shifted towards right by 1 centimeter. M1 is 5 kg and M2 is 2 kg. Suppose this is the system, this is 5 kg, this is 2 kg. You have to find out कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा। अगर 5 kg वाली बॉडी जो है, यानी कि जो मास M1 है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए बाय 4 सेंटीमीटर, और जो 2 kg वाली बॉडी है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, सॉरी ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, उल्टा बोल दिया, ये लेफ्ट, ये 4 सेंटीमीटर इधर चली जाए और ये राइट साइड में कितना चली जाए 1 सेंटीमीटर। आंसर इसका निकालो, क्या आना चाहिए। मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा इसका, जल्दी से सोल्व करो। चलो देखते बच्चों इस क्वेश्चन को। अब मुझे कंसेप्ट तो आता ही है, मैं क्या लिखूंगा, dxcm इट शुड बी इक्वल टू M1 dx1 प्लस M2 dx2 ओवर M1 प्लस M2। अब मुझे पता है M1 जो है वो 5 kg का है और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो माइनस लिख देते हैं इसको, -5 × 4 कर देते हैं, प्लस M2 कौन सा है 2 kg मास और राइट साइड में गया है कितना बाय 1, तो ऐसे लिख देता हूँ। टोटल मास कितना है 5 to 7। तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, -20 प्लस 2 अपॉन में 7, इट विल बी व्हाट -18 बाय में 7। जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14 और
2.57 नेगेटिव। इससे पता लगता है कि जो सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पर था पहले, ऐसे करने से वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा कितना, 2.57 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन ये बताएगा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अब मजे की बात बताऊं, अगर मैं यहां पर ऐसे कर देता इसको, ये 4 सेंटीमीटर इधर गया है ना, अगर मैं इसको 8 सेंटीमीटर इधर खिसका दूं तो क्या होगा? इसको ऐसे करके देखो एक बार जरा। अगर इसी सिस्टम में मैं यहां पर 8 पुट कर दूं तो क्या आएगा? अगर मैं इसको यहां पर 8 पुट करूं तो आंसर आ रहा है -0. यानी कि अगर मैं जो लाइट बॉडी है उसको कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कम हो रही है ना, इससे ये पता लग रहा है। तो अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर इधर खिसका दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर इधर खिसका दूं तो क्या होगा? है ना? तो मुझसे अगर ये पूछ लेते कि मैं इसको कितना इधर खिसकाऊं कि सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट ही ना हो, तो वो है 10 सेंटीमीटर। वो तो मैं वैसे भी कर सकता था, अगर मैं DXCM को 0 पुट कर दूं वैसे भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन लॉजिक समझ रहे हम थोड़ा सा कि भाई हाँ, लाइटर बॉडी को ज्यादा दूर खिसकाना पड़ता है सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए, और हैवियर बॉडी को कम खिसकाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है जो अपने को आना चाहिए। अब जैसे हमने ये क्वेश्चंस करे हैं वैसे हम करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बार इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो बच्चों अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ, अब तक मैं क्या निकाल रहा था, पोजीशन, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं क्या लिख सकता हूं, dxcm अपॉन में dt अलोंग x एक्सिस के लिए, है ना। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन कर दूं विद द टाइम, इसका मतलब यही होना कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो ये विद द टाइम कहीं मूव कर रहे हैं, इससे तो वेलोसिटी निकलेगी, चेंज इन पोजीशन विद द टाइम। तो अगर पूरे फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूं, पूरा फॉर्मूला कुछ ऐसे है, d/dt कर दूं, पूरा फॉर्मूला क्या था, m1x1 प्लस m2x2 ओवर m1 प्लस m2। अब इसमें से जो मेरे काम की चीज़ है मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगा, m1 मल्टीप्लाई बाय dx1 बाई dt प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय dx2 बाय dt ओवर m1 प्लस m2। डिफ्रेंशिएट कर दो ना, मास तो कांस्टेंट है, पोजीशन ही चेंज हो रही है विद द टाइम। तो इस तरह से जो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। जितनी भी चीज़ें करा रहा हूँ मैं 2 पार्टिकल के लिए करा रहा हूँ, 3 पार्टिकल के लिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, एज इट इज इसी को आगे आपने लिख देना है। अब यहाँ पर ये तब है इफ पार्टिकल्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर 2 पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आएंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं? तो बस कुछ भी नहीं करना आपने, ये v1 है, ये v2 है, एक वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, एक वेलोसिटी अलोंग -x एक्सिस है। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर 2 अपोजिट मूविंग पार्टिकल्स के लिए, m1 v1 प्लस m2 माइनस v2 ओवर m1 प्लस m2, जिससे क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला m1 v1 माइनस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ये तो था वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी होती तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो इसको आप आई होप नोट डाउन कर चुके होंगे। एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ इतना करना था, यहाँ पर लिख देना था मैंने ACOM, और यहाँ पर कुछ ऐसा कर देना था d²xcm ओवर dt²। डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा d/dt²। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा d²x1 बाई dt², d²x2 बाई dt²। डबल डिफ्रेंशिएशन करना है बस, कल सीखा था हमने डेरिवेशन में। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, जैसे ये तो आपने वेलोसिटी का निकाल दिया, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा m1a1 प्लस m2a2 ओवर m1 प्लस m2। इस तरह से हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ये लिख देता हूँ। और ये सेम कंडीशन है, अगर पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा m1a1 माइनस m2a2 ओवर m1 प्लस m2। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसमें क्वेश्चंस कराता हूँ आगे। तो ठीक है बट्टू, अब हम एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, CBSE में हालांकि नहीं पूछते ये वाले क्वेश्चंस,
बट अपने को फिर भी सीबीएसई से ऊपर लेवल का ही करना है, नीचे लेवल का नहीं करना बिल्कुल भी। एक पुली ब्लॉक सिस्टम है जिसमें एक मास हम ले लेते हैं 10 kg और दूसरा ले लेते हैं 15 kg, ठीक है, सेम स्ट्रिंग है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ सिस्टम इज रिलीज्ड। जैसे इस पुली ब्लॉक सिस्टम को रिलीज करूंगा तो मुझे ये समझ आएगा कि कॉमन सेंस कि भाई ये वाला जो हैवी ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से, और जो लाइटर ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से। ये चीज़ तो मुझे पता है, ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ। अब यहाँ पर बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग वेरी अपोजिट टू ईच अदर। कॉमन सेंस लगाओ, पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो जैसे सिखाई गई है, टेंशन टी ऊपर, यहाँ से टेंशन टी ऊपर, ठीक है। कंसेप्ट यूज करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो और फिर इसके लिए एक्सेलरेशन क्या लोगे आप, नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस में जा रही है, और इसके लिए क्या लोगे आप, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कहां पर है, अलोंग जे कैप, और इसकी कहां पर है, अलोंग माइनस जे कैप। और कंसेप्ट लगा दो, M1 M2 आपको पता ही है, लगाओ जरा, देखते सबसे पहले कौन करते हैं। तो बच्चों देखो, जब भी आपको ऐसा पुली ब्लॉक सिस्टम मिलता है, मैकेनिक्स में आपको मैंने पढ़ाया था कि आप FBD का यूज कर सकते हो। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मैं 15 kg वाले ब्लॉक को ध्यान से देखूं, इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा mg वेट, और ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन, लेकिन सिस्टम जा कहां पर है, नीचे की तरफ। तो इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, नेट फोर्स क्या होगा बेटा इसके लिए नेट फोर्स कितना होगा, इसको मैं M1 बोल देता हूँ। नेट फोर्स क्या होगा, M1g नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ, इक्वल्स टू इसके अंदर एक्सेलरेशन M1 है। तो बेटा वैल्यू डाल दो, 15 इंटू में g को 10 ले लेते हैं, 150 माइनस टी इक्वल्स टू 15 है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेम वे में अगर मैं 10 kg ब्लॉक को देखूं तो 10 kg ब्लॉक का जो FD बनेगा वो क्या बनेगा, टेंशन टी ऊपर, 10g यानी कि mg नीचे, लेकिन सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए एक्सेलरेशन ऊपर, यहाँ पर बन जाएगा t माइनस 10g इक्वल्स टू 10a। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा, जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, देख यहाँ पर कितना है, 150 माइनस टी इक्वल्स टू 15a, प्लस यहाँ पर कितना है साइड में t माइनस 10g है, 10 इंटू 10 कितना होगा, 100 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या प्लस में क्या आ जाएगा, 15 है, यहाँ पर क्या आएगा 10 है। तो जब मैं सोल्व करूँगा इसको तो मुझे लग रहा है t से t उड़ रहे, 150 में से 100 गया तो क्या बचा 50, यहाँ पर क्या बचा 5a, अरे 5a नहीं 25a बचा ना, यहाँ पर 25a। तो सोल्व करूँगा तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड। आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ यार, कब तक आप इक्वेशन ही बनाते रहोगे। शॉर्टकट सिर्फ ये है कि आप देखो हैवी मास कौन सा है, 15 kg हैवी है, आप सिंपल लिखो यार, मास का डिफरेंस अपॉन में मास का एडिशन इनटू में g, इससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। देखे मिलती है कि नहीं मिलती, M2 माइनस M1 यानी कि 5 अपॉन में इन दोनों का एडिशन कितना है भाई, इनका एडिशन है 25, इनटू में क्या आएगा 10। लो जी आ गया आंसर सीधा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, जब आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे चले जाओगे तो आपको ये चीज़ बाय डिफॉल्ट याद रहेगी, मास का डिफरेंस अपॉन में मास का एडिशन इनटू में जी, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन आ गई। अब इस कहानी में अगर मैं इस एक्सेलरेशन को भी ऐड करता हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि इसके लिए एक्सेलरेशन कितनी है, जो नीचे जा रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके लिए एक्सेलरेशन कितनी है +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, प्लस जे कैप माइनस जे कैप। और अगर मैं अब एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ सेंटर ऑफ मास की तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। लो जी M1A1 माइनस M2A2 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर रही है, अपॉन में M1 प्लस M2। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है जो इसको सिस्टम को मूव कर रहा है, तो मैं बोलूँगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर एक्सटर्नली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो ब्लॉक्स को मूव कर रही है, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास में मोशन आएगा ही आएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इंटरनल फोर्सेज वर्क करते हैं, इंटरनल फोर्स बॉडी पर कभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कौन है, ग्रेविटी है जी। ग्रेविटी इसको नीचे लेकर जा रही है, इसको ऊपर की तरफ,
ग्रेविटी इसको नीचे लेकर जा रही है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, तभी तो सेंटर ऑफ मास में मोशन है। तो m1 की वैल्यू कितनी ले हम 15 नहीं पॉजिटिव लेंगे ना, ये 10 इंटू में 2 माइनस m2 कितना है 15 इंटू में 2 अपॉन में 25। तो ये आ जाएगा बच्चों 20 माइनस 30 अपॉन में 25, यानी कि -10 अपॉन में 25 -2/5। इससे ये पता लगता है जो आंसर आएगा वो आएगा -0.4। सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्चुअल में नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, किससे 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जहां पर हैवियर बॉडी जा रही है। डोमिनेंट कौन होगी, हैवियर बॉडी। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। सपोज करो कि एक ब्लॉक है यहां पर, इस ब्लॉक को हमने रस्सी से बांध रखा है और एक दीवार है, ठीक है। ये इसके साथ स्प्रिंग कनेक्ट कर रखा है, जो कि स्ट्रेच कर रखा है अपने स्प्रिंग को हमने कुछ स्ट्रेच कर रखा है, एक्स इतना और एक्स ही इतना, और यहां पर एक दूसरा ब्लॉक बांध रखा है और उसको भी रस्सी से ऐसे दीवार से बांध दिया, ठीक है। इसका मास है बेटा m1 और इसका मास है बेटा m2। लिखना चाहो फिगर में तो लिख दो, दिस इज 10 kg, दिस इज आल्सो लाइक 15 kg ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर हमने इसको खींच रखा है, अंदर की तरफ क्या लगा होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स। यहां पर क्या लगा होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस खींचना चाह रहा है। अगर इन दोनों की इनिशियल सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है, अगर इन दोनों की इनिशियल सेपरेशन अभी 20 सेंटीमीटर है और यहां पर मैंने क्या किया, इसको कट किया स्ट्रिंग 1 को और सेम टाइम पे स्ट्रिंग 2 को कट कर दिया। जैसे ही मैं इसको कट करूंगा ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे की तरफ आएंगे, जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे की तरफ आएंगे। मैं यहां पर इसको क्वेश्चन बना देता हूं, इफ velocity of m1 is 100 meter per second and velocity of m2 is 120 meter per second, find velocity of center of mass। ऑप्शन दे रहा हूं इसके में 5 मीटर पर सेकेंड -15 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड +20 मीटर पर सेकेंड। इसको ट्राई करो और मुझे फिर बताना आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों अगर आप इसका आंसर ट्राई कर चुके हो तो मुझे पता है आपने फॉर्मूला लगाया होगा m1v1 -m2v2 और सब कुछ, बट थिंक अबाउट कि यहां पर ये ब्लॉक्स एक दूसरे की तरफ क्यों आएंगे, इंटरनल फोर्स की वजह से आएंगे या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएंगे। तो शायद आप ये बोलोगे कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से आएंगे, पर स्प्रिंग फोर्स किस तरह का फोर्स है, यहां पर एक इंटरनल फोर्स। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटरनल फोर्स की बात करूंगा तो उससे ना तो एक्सीएम ना वीसीएम ना एसीएम, अरे अगर एक्सीएम ही 0 है तो dxcm/dt क्या होगा, वो भी 0 होगा। सेम वे में डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, 0 होगा। इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास में ना मोशन लेकर आते हैं, ना उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, ना किसी तरह के एक्सेलरेशन लेकर आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था पुली ब्लॉक सिस्टम में, वहां पर इंटरनल फोर्स क्या था, वहां टेंशन इंटरनल फोर्स थी, राइट। और एक्सटर्नल फोर्स क्या था, वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ब्लॉक्स को मूव कर रही है। अगर मैं बोलता कि इस ब्लॉक को मैंने धकेला है तो मैं बोलता कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, क्लियर है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अपने आप नेचुरली अपने इंटरनल फोर्स की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कभी कुछ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि सेंटर ऑफ मास हमेशा वहीं पर रहे। इंटरनल फोर्सेस हमेशा इस तरह से एक्ट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे कभी कोई चेंज ना आए, राइट। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। अब आगे चलते हैं और कंसेप्ट पे। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ और सिखाता हूं। हम अब फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्म मास
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। थिंक अबाउट वन सिचुएशन कि मैं आपको ये बताऊं कि बॉडी का मास मैं अननोन रखूं, मैं बताऊंगी ना कि बॉडी का मास कितना और पूछ लूं कि सेंटर ऑफ मास बताओ। बड़ा अजीब सा सवाल है ना, लेकिन हम इसको मैं करना सिखाऊंगा आपको। देखो, जब भी मैं बात करूंगा कि एक वायर है बच्चों, वायर पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर मान लो इस वायर की लेंथ कुछ भी है, अगर मैं मान लो नीचे का 1 सेंटीमीटर लूँ उसका मास देखूँ, कहीं से बीच में से 1 सेंटीमीटर लूँ उसका मास देखूँ, और कहीं से भी और एक सेंटीमीटर लूँ और उसका मास देखूँ, तो हर जगह मुझे मास सेम तरह का मिलेगा। जैसे कि जब आप एक पानी में चीनी घोलते हो, आप चम्मच कहीं मर्जी से ले लो, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, वो आपको सेम तरह की मिठास मिलेगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मास। कहीं से भी अनइवन नहीं है सिस्टम, बिल्कुल हर जगह एक जैसा मास फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि नीचे ज़्यादा या ऊपर कम। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे इसकी लेंथ दे रखी हो L, मान लो इसका मास कितना है M, तो मैं कंसेप्ट लगाऊंगा यहां पर लैम्डा क्या होगा बेटा, मास बाय लेंथ, और इसको मैं बोलूंगा लीनियर मास डेंसिटी। अभी सिखाता हूं कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। तो मास को मैं ये भी लिख सकता हूं लैम्डा इंटू में L। सेम वे में अगर मैं बोलता कि एक वायर नहीं होकर ये एक स्क्वायर प्लेट है या कोई एक एरिया है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, वर्ड सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होगा, टोटल मास ओवर एरिया ऑफ द बॉडी, और इसको मैं बोलूंगा सरफेस मास डेंसिटी, यानी कि मास बाय एरिया। और ऐसी बॉडीज के लिए मैं मास को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू में एरिया। सेम वे में अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है या एक क्यूब है और मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इस जगह मैं यूज करूंगा रो, जो कि आप यूज भी करते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, और इसको बोलूंगा मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो आपको पढ़ाया जाता है कि वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, ये सब कुछ। तो ऐसे केस में मैं मास को क्या लिख सकता हूँ बेटा, रो इंटू में वी। तो ये चीज़ें लिख लो, ये बहुत काम आएगी। अभी मैं आपको ऐसी ऐसी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने सिखाऊंगा। तो बच्चों मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको अभी। ठीक है, अप्लाई करना सीखते हैं इसको कि कैसे इसका यूज़ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ अभी। सपोज हमारे पास एक बेटा बॉडी है जो कि टी शेप की है, कुछ ऐसी। दिस इज अ टी शेप बॉडी। जैसे कल एक एल शेप बॉडी कराई थी ना, ये टी शेप बॉडी है। और एक ही तरह के मटेरियल की बनी है। जिसमें ये वाली जो साइड है ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है बेटा 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ये 2, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, राइट। और बचा क्या, ये टोटल कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे डायमेंशन बता दिए। एक ही तरह के मटेरियल से बॉडी बनी हुई है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर ऊपर। क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट विल बी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर सिखाता हूं, फिर क्वेश्चन को सिखाता हूं कि कैसे करते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये लीनियर बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं मुझे 2 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं। इसके अंदर मुझे बेटा 2 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं। देखो, एक रेक्टेंगल ये रहा और एक रेक्टेंगल ये रहा। अब अगर मैं बाय सिमिट्री चलूं, सिमिट्री से मुझे ये समझ आ रहा है कि
ऊपर वाले रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा, देखो जैसे कि ये 2 है ये, तो कहीं यहां पर 1 पर होगा, 1 ऊपर, और जैसे कि ये 8 है तो 4 सेंटीमीटर इधर होगा, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा इधर, यानी कि रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास तो इससे 1 सेंटीमीटर नीचे है ऊपर वाले रेक्टेंगल का, इतना तो मैं श्योर हूं। इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर, अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, बाय सिमेट्री अगर चलूँ तो 3 सेंटीमीटर ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं, है ना, और 1 सेंटीमीटर इधर। तो इससे मुझे ये पता लगा कि सेंटर ऑफ मास C1 तो ये रहा और C2 ये रहा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल भी लोगे, उससे फर्क क्या पड़ता है, आपके पास M1 X1 M2 X2 के लिए मास भी तो होना चाहिए, मास तो आपके पास है नहीं, लोकेशंस तो फाइंड आउट कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी पता लग गया, चलो ये 1 सेंटीमीटर ये रहा, नीचे से कितना ऊपर गया मैं, 3 सेंटीमीटर। अब ये टोटल कितना, 6 और 2 8, एक ऊपर से गया और 3 नीचे से गया, तो इनकी सेपरेशन कितनी आई भाई, देख मुझे समझ आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर ये और 3 से, यानी कि टोटल सेपरेशन कितनी है दोनों के बीच में, 4 सेंटीमीटर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि जो M1 है वो M2 से 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और मुझे यहाँ से बताना है कि ये पॉइंट O है जो कि 1 सेंटीमीटर और पीछे, यहाँ से बताना है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। क्लियर है ना बात, देखो O पॉइंट ये रहा, सेंटर ऑफ मास 1 ये रहा, सेंटर ऑफ मास 2 ये रहा, और O पॉइंट C1 से 1 सेंटीमीटर ऊपर, इसको ऐसे बना लिया मैंने। तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट चलेगा, ऊपर वाले रेक्टेंगल का अगर मास M1 ले रहा हूँ, नीचे वाले का M2 ले लेता हूँ। अब मैं अभी आपको बताया था मैंने कि मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक सरफेस है तो मास को लिख सकता हूँ मैं सिग्मा इंटू में एरिया। सिग्मा दोनों के लिए सेम है क्योंकि एक ही तरह का मटेरियल है। अरे मास डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंसिटी होती है वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल तो एक ही तरह का है। तो यहाँ पर M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा A1 कितना हो जाएगा बेटा, 8 2 16, क्योंकि रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 सिग्मा आ जाएगा M1 की वैल्यू। अगर M2 की वैल्यू निकाल लूँ इसी तरह से, जो M2 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू में A2, इसका एरिया कितना आएगा 2 इंटू में 6 यानी कि 12, तो M2 कितना आ जाएगा 12 सिग्मा। अब मेरे लिए कोई मुश्किल थोड़ी है यार, देख अगर इस पॉइंट को मैं 0,0 ले रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूँ 4,0, तो हो गया M1 X1 प्लस M2 X2 ओवर M1 प्लस M2 ही तो करने हैं। और जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे लगता है कि बात बन जाएगी, क्योंकि ये तो 0 खत्म। M2 कितना है, M2 है हमारे पास 12 सिग्मा, अपोन में दोनों का एडिशन करूँगा तो कितना आएगा 12 प्लस 16 28 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा उड़ा दो। तो जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आई वो कितनी है बेटा 12/28। लेकिन अभी ये फाइनल बात थोड़ी है, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 6/14। इसको अगर मैं और ढंग से सोल्व करूं तो कितना आएगा, ये 0.42, ठीक है, और प्लस क्या कर दूंगा 1, यानी कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है C1 से कितना नीचे है, C1 से 0.42 नीचे, और O से कितना नीचे हो जाएगा ये 1.42 नीचे। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.42 सेंटीमीटर बिलो पॉइंट। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इनिशियली सिर्फ आपको ये 2 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे थे, मैंने बाय सिमेट्री सेंटर ऑफ मास तो ढूंढ दिए। इसका मास क्या होगा सिग्मा इंटू में एरिया, किसका एरिया, इसका रेक्टेंगल का एरिया, तो ये निकाल दिया सिग्मा इंटू में एरिया 16 सिग्मा, 8 2 16। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा सिग्मा इंटू में एरिया, इसका एरिया कितना 12, तो 12 सिग्मा। मास M1 M2 आ गया, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास की सेपरेशन कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर सेपरेशन है, तो जैसे आप लगाते थे अब तक फॉर्मूला वैसे लगा दिया। इन दोनों से अगर मैंने सेंटर ऑफ मास देखा तो कितना है 12/18। देखो यहाँ पर M2 की वैल्यू कितनी है, M2 ये लिया था ना मैंने, यानी कि 12 सिग्मा अपोन में टोटल मास कितना है 28, 6/14 आ गया। तो M1 से 0.42 सेंटीमीटर दूर और इस O पॉइंट से 1.42 सेंटीमीटर नीचे, ऐसा बोल दूं, मुझे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इसको नोट डाउन करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। बच्चों इसको प्लीज 1 मिनट करेक्ट कर लो, यहां पर हमने 4 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं x2, तो एक्चुअल में ये ऐसे आना था 12 4 जा 48,
48 अपॉन में 28। अब इसको सोल्व कर लो, जब सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा क्या, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा 12/7 बन जाएगा। तो 12/7 प्लस 1, जब इसको सोल्व करोगे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.71 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि पॉइंट ओ से 2.71 सेंटीमीटर नीचे कहीं यहां पर कहीं मुझे क्या मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा सिस्टम का। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम शेयर करते हैं प्रीवियस ईयर जेईई मेन से। अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा। ये दीवार है, यहां पर एक, इस दीवार से एक ब्रिक रखी हुई है जिसकी जो लेंथ है बच्चों वो L सेंटीमीटर है, ये L है, L लेंथ है इसकी। ये ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। इसके एग्जैक्ट सेंटर से यहां से एक दूसरी ब्रिक रखी है हमने जिसकी लेंथ भी L ही है। ठीक है, ऐसे। और फिर जो तीसरी ब्रिक रखी मैंने वो यहां से ऊपर रखी, इस जगह से, इसके सेंटर से यहां से स्टार्ट की, और उसकी लेंथ भी कितना है बेटा, L है। सच दैट कि जो ये वाला जो पोर्शन है ये L/4 सेंटीमीटर का बचा इधर। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये L/2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से आपको बताना है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम वॉल। दीवार से कितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास, ये बता रहा है। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और इसका मास भी m है। ठीक है, इसको जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं इसको। चलो अब इसको ट्राई करते हैं बच्चों। सी, मुझे से पूछा है कि दीवार से कितना दूर होगा सेंटर ऑफ मास। तो एक काम करते हैं ना, तीनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ढूंढते हैं पहले। तो इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का होगी एग्जैक्ट ये रोड के बिल्कुल मिडिल में। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो मुझे जो x1 चाहिए वो कितना है, L/2, 0 है ना। अगर x एक्सिस की बात करूं, L/2 दूरी पर होगा यहां से L/2 चलूंगा तो सेंटर ऑफ मास आ गया। दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कहीं यहां पर, इस जगह पर, यानी कि इस बॉडी के मिडिल में। अरे इसकी लेंथ L है तो इस बॉडी के मिडिल में होगा। तो दूसरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, x2 = L, 0। ये पॉइंट क्या होगा, L, 0 होगा। अगर यहां से देखूं, या आप 0 ना लिखो तो ये तो बता ही सकते हो कि जो x1 है वो कितना आ रहा है, L/2, जो x2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, L। तीसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब देखो जरा, L/4 यहां पर निकल गया, L/4 यहां पर निकल गया, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना है बच्चों, L/2। यानी कि अगर मैं L/4 में L/4 और जोड़ दूं, यानी कि यहां पर कहीं इस जगह सेंटर ऑफ मास मिलेगा मुझे इस तीसरी बॉडी का। सिमेट्री से चलूं अगर मैं, अब यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, L है। देखो यहां तक का डिस्टेंस L है। इसके अंदर कितना और जोड़ना चाहिए मुझे, बस L/4। तो मुझे तीसरी बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। यानी कि जो तीसरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना दूर है, L + L/4, यानी कि 5L/4। ठीक है, अब मुझे M1, M2, M3 पता लग गया, सॉरी X1, X2, X3 पता लग गया। तो मुश्किल क्या दो, तो हो गया M1 X1 + M2 X2 + M3 X3 को टोटल मास से डिवाइड कर दो, M + M + M, मतलब M1 + M2 + M3। अब तीनों बॉडी एक ही मास की है तो क्या हो जाएगा, M, X1 क्या आ जाएगा बेटा, L + M, सॉरी X1 तो L/2 है ना, X2 कितना आ जाएगा, L प्लस यहाँ पर कितना है M, X3 कितना आ जाएगा 5L/4। अपॉन में क्या चल रहा है भाई, अपॉन में चलेगा 3M। इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, सोल्व करके M से M उड़ा दो ऊपर, तो क्या बच रहा है, देखो ऊपर L/2 बच रहा है, प्लस L + 5L/4 इंटू में 1/3 नीचे वाला, M से M तोड़ गया। इसको सोल्व करके जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 11/12L। दिस इज द आंसर। तो ऐसे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा दीवार से 11L/12 दूरी पर होगा। प्लीज इसको नोट डाउन करो। 11L/12 का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट यहाँ पर इस जगह पर कहीं
है ना। यहाँ तक देखो ये टोटल L है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा पीछे इस जगह पर, यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर कहीं लाई करता है। तो बच्चों मैं आपको कुछ और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स करवाता हूँ अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही, ताकि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हमारा कभी गलती ना हो। इसको भी मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। देखो एक जनरल सी प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जनरल सी। इसको पहले हम जनरलाइज करेंगे, फिर सिस्टम में पुट करके देखेंगे। आपको ना कई बार ऐसा गिवन होगा बच्चों कि एक डिस्क है, कई बार गिवन होगा कि एक डिस्क है। तो मैं लिख देता हूं पहले ही, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, सर्कुलर डिस्क है ये, कंप्लीट डिस्क इज कैपिटल M। फिर आपको ये बोल देंगे कि इसमें से मैंने एक और डिस्क को बाहर निकाल दिया, इसमें से हमने इतना पार्ट बाहर निकाल दिया, मान लो ये वाला पार्ट बाहर निकाल दिया। चलो मैं एक चीज बताता हूं, मान लेता हूं कि इनिशियली इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास था वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में था, O पॉइंट पर, ठीक है। जो डिस्क को मैं बाहर निकाल रहा हूं उसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर है कहीं O1 पर, इसका इसके सेंटर पे होगा। तो मास ऑफ कंप्लीट डिस्क इज M, लिख रहा हूं। फिर इसके अंदर मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क कितना ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं मैं स्मॉल m, यानी कि इसका मास कितना लिया बेटा M, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक मैं डिस्क में से एक छोटे से डिस्क कहीं से भी बाहर निकाल लूं, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो जब ये डिस्क बाहर निकल जाएगी बच्चों, जब ये डिस्क बाहर निकल जाएगी तो ये डिस्क कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, ये कुछ ऐसी। अंदर यहां पर अब एयर बची है सिर्फ, ठीक है, अंदर सिर्फ एयर बची है। ये डिस्क बाहर निकाल दी, थोड़ी सी मतलब ये सर्कुलर शेप है ना, इस तरह से एयर बची है अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास पहले ऊपर था ना, वो लेफ्ट साइड के यहां पर खिसक जाएगा, क्योंकि हैवियर पोर्शन तो इस साइड है। तो यानी कि जो पहले सेंटर ऑफ मास यहां पर था वो कहां पर खिसक जाएगा, कहीं यहां पर। जैसे कि जो पोर्शन निकाला है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर। अब 3 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं यहां पर, इस बात का ध्यान रखना है। ये पॉइंट O, ये वाला पॉइंट O1, और इसको बोल रहा हूं मैं O2। इस डिस्टेंस को बोल देता हूं मान लो मैं बेटा x1, इसको बोल देता हूं मैं x2। मैं ये शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे निकालूंगा। देखो हमेशा जो बची हुई डिस्क है उसका मास ले लेता हूं कितना, M - M, है ना। जो पोर्शन निकाला उसका M, टोटल डिस्क का कितना था M, तो बची हुई डिस्क का कितना होगा, M - M। लिख देता हूं यहां पर मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वो कितना है M - M में। दोबारा से देखो जरा, पूरी डिस्क जो थी वो M मास की थी, स्मॉल m मास उसमें से निकाल दिया, बचा कितना, M - M। कुछ नया तो नहीं लिखा। तो अगर आपसे शिफ्टिंग पूछी जाए, व्हाट इज विल बी द शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमेशा एक चीज वैलिड होगी, M - M, यानी कि ये वाला मास इनटू में ये वाला डिस्टेंस x2, सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, M इंटू में x1 के। और अगर आपको x2 निकालना तो x2 का फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा, जो पोर्शन निकालना है उसका मास इनटू में सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से अपॉन में M - M, जो पोर्शन बच गया। अब ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको कई जगह बचाएगा। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं इसको अप्लाई करना सिखाता हूं, ठीक है। जब अप्लाई करना सीखोगे तो मजा आएगा इसको करने में। इसको जल्दी से लिख लो जरा। तो बच्चों अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही लगेगा जो भी समझाया है। एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर 56 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं ये प्लेट बना ही देता हूँ, ये सर्कुलर प्लेट बना दी बेटा, और मैं बोल देता हूँ कि जो रेडियस है 56 का आधा कितना होता है, 28 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। और ऐसा बोला कि इसके अंदर से एक और सर्कुलर प्लेट कट करी जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, यानी कि 21 सेंटीमीटर का रेडियस का एक प्लेट निकाल दी इसमें से। तो मैं जब इस प्लेट को रिमूव करूंगा, अब वो एक ऐसी प्लेट बनानी है जिसका जो रेडियस है
वो कितना है 21 सेंटीमीटर का। यानी कि पहली वाली बॉडी का जो पहले मास था उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो C1 पर है, जो पोर्शन है मैंने अब निकाला है बाहर उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ C2 पर होगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितना बचा 7 सेंटीमीटर। अगर मैं कॉमन सेंस से देखो, पहले सेंटर ऑफ मास C1 कंप्लीट बॉडी का, जो पोर्शन निकाल रहा हूं उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर C2 पर, है ना। अब अगर मैं मास ऑफ कंप्लीट डिस्क निकालना चाहूं m, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू में एरिया। मास ऑफ कंप्लीट डिस्क को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू में एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा इसका 28, तो m इंटू में सिग्मा इंटू में पाई 28 का स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं मैं। उसके बाद मुझे चाहिए क्या, वो पोर्शन का मास जिसको रिमूव किया गया है उसको मैं बोलता हूं स्मॉल m। सेम वे में स्मॉल m का मास कैसे निकालूंगा, सिग्मा इंटू में उसका एरिया, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर। इसका आर कितना है, इसका आर है 21, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू में पाई इंटू में 21 का स्क्वायर। दिस इज सेकंड। अब मुझे कंप्लीट डिस्क का पता है, मुझे उस डिस्क का ही पता जो निकाला, तो बची हुई डिस्क का मास कितना होगा m माइनस m। तो मैं लिख देता हूं यहां पर मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो बेटा रिमेनिंग पोर्शन का मास मुझे लगता है ये आएगा सिग्मा पाई, मतलब m माइनस m करोगे ना तो सिग्मा पाई 28 का स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई 21 का स्क्वायर। कॉमन क्या गया सिग्मा पाई, अंदर क्या बचा 28 का स्क्वायर कितना होता है 676 नहीं 784 माइनस 21 का 441। सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 343। तो आंसर क्या है 343 सिग्मा पाई। ये क्या चीज आई मेरे पास, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि m माइनस m की वैल्यू। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिफ्टिंग कैसे निकाल सकते हैं हम, m माइनस m इंटू में x2, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, x2 बोल रहा हूँ। इस पोर्शन देखो, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर हैवीएस्ट साइड प्रेजेंट है या मास प्रेजेंट होगा। तो x2 इक्वल्स टू m इंटू में x1। x1 कितना है 7, स्मॉल m कितना है, स्मॉल m निकाला था अभी हमने, ये रहा, लिख देता हूँ यहाँ पर 7 441 सिग्मा पाई। ये कितना है जो भी निकाला 343 सिग्मा पाई और इंटू में x2। जब मैं x2 निकाल लूंगा तो देखो सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कैंसिल, तो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 441 डिवाइड बाय 343 इंटू में 7। सोल्व करके देख लो, जब सोल्व करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसा करने से 9 सेंटीमीटर दूर सेंटर ऑफ मास खिसक जाएगा। अब ये क्वेश्चन में अगर कुछ भी होता तो मैं कर सकता था, मैं बोलता कि 14 सेंटीमीटर का रेडियस निकाल दी, मतलब डिस्क निकाल दे तब भी हो जाता, r/2 निकाल दिया तब भी हो जाता। तो इनको करने का तरीका ये होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखो जरा। एक स्क्वायर है जो 4 स्क्वायर से मिलकर बना है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इस पोर्शन का भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। अगर अभी इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में लाई करेगा, जैसे कि आपको पता है ऊपर, इस पोर्शन को अगर मैं रिमूव कर दूं तो सेंटर ऑफ मास कितना दूर शिफ्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, देखो मैं एक डायगोनल लेंथ बना रहा हूं यहां पर ऐसे, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, इस स्क्वायर के खुद के सेंटर पे। अब टोटल 4 है, तो यानी कि ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये भी कितना होगा 2 होगा, ठीक है। और ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना होगा पॉइंट, ये होगा ऊपर की तरफ 1, या मैं बोल दूं यहां से 1, राइट। और ये भी कितना होगा 1, है ना। देखो ये कितना 2 सेंटीमीटर है ना यहाँ पर ऐसे, तो ये भी 1, ये भी 1। अब आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा 1, ये क्या है 1, तो ये क्या होगा √2 होगा। सिंपल सी कहानी है यार। आपको ये तो चाहिए होता है, एक तो ये डिस्टेंस चाहिए होता है, √2 तो आ ही गया वैसे ही। अब मैं इसको अगर बाहर निकाल दूं, जो जिसको बाहर निकाल रहा हूं उसको मैं क्या बोलता हूं हमेशा स्मॉल m, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं हम कैपिटल M। अगर मैं कैपिटल M की बात करूं, कैपिटल M कितना है, टोटल मास तो मैं देख के बता सकता हूं, m टोटल M कितना बेटा 4m। बचा हुआ मास कितना रह जाएगा, यानी कि m माइनस m कितना रह जाएगा 3m।
रिमूव्ड कितने हैं, m। कहानी के अकॉर्डिंग मान लो इसका सेंटर ऑफ मास O1 पर है, तो बचा हुआ मास का यहां पर होगा O2 पर, इधर की तरफ। तो मैं ये लिख सकता हूं बचा हुआ यानी कि 3m इंटू में O2 सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस, जिसको निकालना वो मास इंटू में O1। जब मैं इसको लगाऊंगा यहां पर m से m कैंसिल, O2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, O1 कितना है √2, तो √2 और ये 3 नीचे चला जाएगा, तो इतना शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेपरेशन है ये कितनी आएगी बच्चों, √2/3 सेंटीमीटर। इस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं इसके बाद कराऊंगा आपको, इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। मैं कुछ और आपसे एक दो क्वेश्चन और शेयर करता हूं। जब भी हमारे पास कुछ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम होगा तो हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, स्मॉल dm या xdm अपॉन में टोटल मास और सिस्टम का इंटीग्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक रोड है, ठीक है, इस रोड का सेंटर ऑफ मास मुझे ढूंढना है। मान लो इसकी लेंथ L है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट A से कुछ दूरी पर यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लूंगा dx लेंथ का। अगर इसका dx लेंथ है तो मास कितना होगा, इसका मास भी छोटा होगा, dm होगा। यहां से दूरी कितनी ले ली मैंने इसकी, x। अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, देखो हम यही तो करते थे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। हमेशा नीचे तो टोटल मास होता था, टोटल मास मैंने नीचे ही रखा है, भी इंटीग्रेशन ऊपर ही लगाओ। फिर तो मैं लिख रहा हूं कि मैंने x दूरी पर जो एलिमेंट कट किया उसका मास, और मैं जब इंटीग्रेट कर दूंगा इसको कंप्लीट लेंथ में, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी 0 to L, तो मुझे हमेशा सेंटर ऑफ मास ही मिलेगा। तो ये टेक्निक मैं तब यूज करूंगा जब मुझे ना कुछ डायमेंशन गिवन हो, बस मुझे ये बोल दे कि भाई 4 सेंटीमीटर लंबी एक कोई वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो। या मैं ऐसा बोल दूं कि इस वायर पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो कुछ ऐसा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब होता है कि मास जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैं 1 आगे जाऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और है, मैं 2 आगे जाऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और है, 3 आगे जाऊंगा तो कुछ और है। तो ऐसे कंसेप्ट्स को करने के लिए आपको ना ये टूल भी आना चाहिए। सेम वे में कोई अगर वर्टिकल ऑब्जेक्ट होता तो मैं लिखता YCM विल बी y.dm 0 to L। अगर ये रोड वर्टिकली में देखता, अगर मैं z एक्सिस में देखता तो मैं लिखता ZCM 0 to L z.dm। चलो अब इसी टूल से ना मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास मिडिल में ही लाई करेगा, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। जब मैं लेंथ L की बात कर रहा हूं तो मास कितना है बेटा, मास है कंप्लीट m। जब मैंने dx लेंथ की बात करी, इस L लेंथ में मैंने एक छोटा सा एलिमेंट dx कट कर लिया, तो dx का मास कितना है dm, पर निकाल लूंगा कैसे, देख L लेंथ के लिए मास m, यूनिट लेंथ के लिए मास कितना होगा m/l, तो dx लेंथ के लिए मास कितना होगा m/l इंटू में dx। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि जो dm की वैल्यू है वो एक्चुअल में ये है m/l इंटू में dx। इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो लैम्डा dx, क्योंकि ये लेंथ की बात करो ना, मास बाय लेंथ क्या होता है लैम्डा, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लीनियर ऑब्जेक्ट है तो लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको यहां पर डालता हूं, इस जगह पर, इस फॉर्मूले में, मेरे लिए मुझे ये प्रूफ करना है कि XCM की वैल्यू L/2 है। मैं चाहता हूं कि यूनिफॉर्म रोड है ना, ये यूनिफॉर्म रोड है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में लाई करना चाहिए। तो देखते हैं मिडिल में लाई करता है कि नहीं करता। इंटीग्रेशन किया मैंने, x एज इट इज, dm की वैल्यू क्या है, देखो लिख देता हूं xdm अपॉन में टोटल मास m 0 से L, ठीक है। XCM, x की वैल्यू तो वेरिएबल है dm, dm की जगह क्या लिख दूंगा मैं, लैम्डा dx या m/l इंटू में dx। 1/m को बाहर निकाल लेता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है ना फिलहाल अभी, और अंदर एक x भी तो चल रहा है, ठीक है। dm की वैल्यू ओपन कर दी, dm की वैल्यू ये रही m/l इंटू में dx, और x ही लिख दिया 0 से L
अगर मैं इसको बाहर निकल लूँ, मास वेरिएबल नहीं है, मास कांस्टेंट है, लेंथ भी फिक्स है, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1/L बाहर बचेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ x dx का। कहाँ पर? 0 से L में। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा? L² 2 खत्म। और बाहर क्या है? 1/L। और x m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? L² 2L, यानी कि L/2 आ गई। तो जब भी मुझे ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे, जनरली सीबीएसई में नहीं होते क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव में आते हैं, बट हाँ ये टूल भी आना चाहिए। जब इतना कुछ कर ले तो ये भी कर लो। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट, मतलब किसी भी एक लॉन्ग वायर के ऊपर छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा dx, बोल दूंगा कि x दूरी पर है। ये x को 0 से L तक वेरी करूँगा तो मुझे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा अगर मैं ये टेक्निक लगाऊंगा, x dm। dm को कैसे डिफाइन किया? dm को ऐसे डिफाइन किया, कहा गया ऐसे डिफाइन किया, मास बाय लेंथ इंटू में dx। इस तरह से इसका छोटे से का मास निकाल सकते हैं हम, इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव। तो सेंटर ऑफ मास में इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है सीबीएसई में, और इवन तक कि कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी इससे आप कर लोगे अगर आप चाहो तो ये लेक्चर जो है 7.2 ये मैं बहुत लेट शूट कर रहा हूँ। इसके बाद वाले सारे लेक्चर डल चुके हैं चैनल पर, तो बीच में जो भी लेक्चर रह गया होगा, जैसे कि अभी एंगुलर मोमेंटम पड़ा इसमें यार, और भी जो टॉपिक्स रह गए, तो उसके भी मैं धीरे धीरे शूट करके आपको देता रहूँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।